आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेजेस इन इंडिया। ये जेकेपी कांस्टेबल के जीके वाले पोर्शन में एक टॉपिक लैंग्वेजेस इन इंडिया दिया हुआ है। तो इसको करेंगे आज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। आप एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो वो अपने मुंह से कुछ वर्ड्स बोलता है, ठीक है? और वो वर्ड्स को दूसरा इंसान रिकग्नाइज करता है। इसी को हम लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये लैंग्वेज जो है ये कैसे बनी? तो जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे उसने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के जो तरीके थे उनको भी चेंज किया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही इस दुनिया में कम्युनिकेट करते हैं, बाकी जो जानवर हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेट तो सब करते हैं, बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन सबका अलग अलग है। तो ह्यूमंस में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। और ये इसकी डेवलपमेंट के पीछे एवोल्यूशन है बहुत बड़ा, ठीक है? तो बेसिकली लैंग्वेज कम्युनिकेशन है स्पीच के थ्रू, जो आप साउंड्स प्रोड्यूस करते हो। और जो है एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक तरह के लैंग्वेज का यूज करता है, एक तरह के वर्ड्स का यूज करता है जो दूसरे लोग समझते हैं उसी ग्रुप के। और जो दूसरा ग्रुप होगा वो ग्रुप उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, ठीक है? तो इसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। इंडिया में बेसिकली चार अ, बड़े ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है? तो ये चार फैमिली ग्रुप्स हैं लैंग्वेजेस के जो इंडिया में मिलते हैं: इंडो आर्यन, द्रविडियन, साइनो तिब्बतियन और ऑस्ट्रिक। तो बेसिकली अगर हम इंडिया का मैप बनाएं, यहाँ पे एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाते हैं। तो मैं ये वीडियो बेसिकली दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया तो क्योंकि माइक ऑन नहीं थी तो पढ़ा तो दिया बट माइक ही ऑफ थी। तो अब मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, तो थोड़ी एनर्जी कम हो गई है। तो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो ग्रुप ऑफ फैमिली है, जो लैंग्वेज फैमिली बोली जाती है वो है साइनो तिब्बतियन। क्या है? साइनो तिब्बतन, ठीक है? अब ये ग्रुप जो है, बेसिकली ये फैमिलीज क्या हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनके बीच में लैंग्वेजेस आएंगी, फिर उन लैंग्वेजेस के नीचे फिर डायलेक्ट्स आएंगे, ठीक है? तो सबसे ऊपर है लैंग्वेज फैमिली, तो उस फैमिली में फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी, ठीक है? और उन लैंग्वेजेस के नीचे भी फिर बहुत सारे डायलेक्ट्स होंगे, ठीक है ना? तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में साइनो तिब्बतियन बोली जाती है, साउथ ऑफ इंडिया में द्रविडियन बोली जाती है। तो द्रविडियन में जैसे अलग अलग भाषाएं होंगी। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कौन सी लैंग्वेजेस? इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। और कुछ ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में जो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये हम सारी देखेंगे आगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन से ग्रुप्स इनको बोलते हैं, ठीक है? तो सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया में इंडो आर्यन बोली जाती है। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज बोली जाती है। साउथ ऑफ इंडिया में द्रविडियन बोली जाती है। और जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इसके आगे अब हम सब इन लैंग्वेजेस को देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन ग्रुप्स में बोली जाती हैं, ठीक है? तो इंडो आर्यन जो है, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि इंडो आर्यन इज द बिगेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इन इंडिया, ठीक है? इंडिया की 74% पॉपुलेशन जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलती है, ठीक है? अब इंडो आर्यन कोई एक भाषा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जिसके अंदर बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में बोली जाती है, सबसे बड़ा ग्रुप है, ये याद रखना। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें बोली जाती है? हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी, असमीज, उड़िया, पहाड़ी, बिहारी, कश्मीरी, उर्दू और संस्कृत। ऐसे और कुछ और भी लैंग्वेजेस हैं जो इस ग्रुप में बोली जाती हैं। और इस ग्रुप की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है?
तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में हिंदी बोली जाती है। अब वो हिंदी के डायलेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बिहार में जाओगे तो भोजपुरी बोली जाएगी, वो भी हिंदी का ही डायलेक्ट है। यूपी में जाओगे तो अलग अलग डायलेक्ट्स आपको दिखते हैं, जैसे अवधी डायलेक्ट आपको दिखता है। ऐसे ही आप अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश में जाओगे तो थोड़ा डायलेक्ट अलग हो जाएगा। तो डायलेक्ट का मतलब है कि लैंग्वेज वही है, स्क्रिप्ट वही है, बट क्या है, उसका थोड़ा बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, तो उसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के रीजन में डोगरी बोली जाती है। अब ये जो डोगरी है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोविंस में एक ही तरह की डोगरी सब लोग बोलते हैं। रामनगर में जाओगे वहां पे अलग तरीके की डोगरी बोली जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप कठुआ चले जाओगे, वहां पे थोड़ी अलग तरीके की डोगरी बोले जाओगे। कहीं पहाड़ पे चले जाओगे, ठीक है, पंचारी वाली साइड चले जाओगे, डुड्डू बसंतगढ़ चले जाओगे, वहां पे थोड़ी अलग टाइप की डोगरी बोली जाएगी। ठीक है, तो है तो वो डोगरी ही, बट उसका जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसकी बोलने की स्पीड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम डायलेक्ट बोलते हैं। जो एक लैंग्वेज में सब ग्रुप्स होते हैं उनको हम डायलेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस के बारे में कुछ और चीजें जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में सबसे एंशंट लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। इंडो आर्यन लैंग्वेज बेसिकली इंडिया में आर्यंस लेके आए थे। आर्यंस इंडिया में आए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद यहाँ पे आर्यंस आते हैं। और आर्यंस के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो हमें ऋग्वेदा से मिली। अब ऋग्वेदा जो है ये इट इज अ संस्कृत टेक्स्ट, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। तो हमें ये पता चलता है कि आर्यंस संस्कृत लैंग्वेज जानते थे। ठीक है ना, तो संस्कृत क्या हो गई, पुरानी लैंग्वेज हो गई। फिर वेदास इसमें लिखे गए हैं, और इसी वेदास को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टोन ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में ये वेदास लिखे गए हैं। दूसरा, संस्कृत की एक ग्रामर है बड़ी फेमस, जिसमें संस्कृत के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, कैसे संस्कृत को आपको बोलना है। जैसे हिंदी की ग्रामर होती है, वैसे ही संस्कृत की भी जो सबसे पहले ग्रामर लिखी गई थी, दैट वाज नोन एज अष्टध्यायी। अष्टध्यायी इसको लिखा था पाणिनि ने 4th सेंचुरी बीसी में। अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती थी एंशिएंट टाइम में, वो पाली लैंग्वेज थी। ये भी आपको याद रखना है, पाली लैंग्वेज। और जैनिज्म में जो लैंग्वेज, जो जैन टेक्स्ट हैं मैक्सिमम वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और ये प्रीच भी प्राकृत भाषा में ही की जाती थी। अब देखो ये डिबेट है कि संस्कृत ज्यादा पुरानी भाषा है कि प्राकृत। तो आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं पे आपको लगे दिखेगा कि संस्कृत इज द एंशिएंट लैंग्वेज, कहीं पे दिखेगा कि प्राकृत टेक्स्ट जो हैं वो एंशिएंट टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, जहां पे पता नहीं है एग्जैक्ट कौन सा पुराना है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अ, ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी आप चिंता मत करो। अभी आप यही याद रखो कि एंशिएंट लैंग्वेज इंडो आर्यंस में संस्कृत लैंग्वेज ही एंशिएंट लैंग्वेज मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो ये द्रविडियन लैंग्वेज है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है लैंग्वेजेस का जो इंडिया में बोली जाती है। इंडिया की 25% पॉपुलेशन जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज बोलती है। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें आती हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, टोडा, ये सब लैंग्वेजेस जो हैं ये द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। दे आर स्पोकन इन द साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें भी सबसे ज्यादा लोग जो है वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। ठीक है, और सबसे कम लोग जो है वो मलयालम भाषा बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो वो तमिल है, तेलुगु नहीं है, तमिल है, याद रखना। ठीक है, तमिल सबसे ओल्डेस्ट है, तेलुगु सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, और मलयालम सबसे कम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस है। बेसिकली ये जो भी लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में चाइना के साथ में लगते हुए एरियाज में रहते हैं, वहां पे ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया की 0.6% पॉपुलेशन ही ये लैंग्वेजेस बोलती है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं इसमें, जैसे सिक्किम में सिक्किमीज बोली जाती है, भोटिया, बाल्टी, शेरपा, लद्दाखी, किन्नौरी उत्तराखंड में बोली जाती है, अबोर, मिशमी, डाफला, मिकिर, बोडो, नागा, अहोम, ये सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये साइनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रिक ग्रुप है। इसमें कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हमारे हैं जो ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। माना जाता है कि ये जो ऑस्ट्रिक और नेग्रोइड ग्रुप्स हैं ये अफ्रीका से माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे, और वो लोग ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो जैसे मुंडा हो गया, कोल लैंग्वेज हो गई, बेसिकली ये ट्राइब्स के भी नाम है, इन्हीं के नाम पे ये लैंग्वेजेस के भी नाम हमने रखे हुए हैं। तो मुंडा हो गई, कोल, खासी और संथली। अब इसमें से देखो जो संथली है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है इन ऑस्ट्रिक ग्रुप।
ठीक है। तो ऑस्ट्रिक ग्रुप में संथली सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स और उनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं हमने ये कवर कर लिया। उसके बाद हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, क्या हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज है? इसके ऊपर हमेशा से आप लोगों के मन में सवाल आता होगा। बचपन से आप पढ़ते आए हो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, और साथ में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई है भी कि नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बहरहाल इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 ये बोलता है कि जो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है वो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भी सरकारी काम होगा वो सब उसी लैंग्वेज में किया जाएगा। ठीक है। ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 बोलता है कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। और 351 आर्टिकल ये बोलता है कि यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी के यूज को बढ़ाए, उसको स्प्रेड करे पूरे देश में। ठीक है। इसीलिए जब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है तो वहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया जाता है, जिसमें एक इंग्लिश होती है, एक हिंदी होती है और तीसरी लोकल लैंग्वेज होती है, ताकि हिंदी के यूज को स्प्रेड किया जाए पूरे देश में। ठीक है। अब देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोला कि भाई जो ये हिंदी है इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है। अब हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, बट उस टाइम पे जो भी काम था, जितना भी ऑफिशियल काम था सारा, वो सब होता था इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे 200 साल रूल किया। ठीक है। तो उसके बाद जो भी काम है वो सब इंग्लिश में होता था। अब एकदम से उसको हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए क्या किया गया, पार्लियामेंट ने बोला कि इंग्लिश को भी हम यूज करेंगे अगले 15 साल तक। ठीक है। तो अगले 15 साल तक हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश को भी यूज करेंगे। और पार्लियामेंट को ये बोला गया कि पार्लियामेंट ने ये बोला कि हमें धीरे धीरे क्या करना होगा, इंग्लिश के यूज को कम करके हिंदी के यूज को प्रमोट करना होगा। और 15 साल के बाद इंग्लिश जो है उसको रिप्लेस करेगी हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसी बात पे पूरे देश में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हुए? क्योंकि जो साउथ इंडिया, अभी हमने ऊपर देखा, साउथ इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? द्रविड़ियन लैंग्वेजेस। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं इंडो आर्यन, वो हिंदी से मिलती जुलती लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। अब साउथ इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं उनका हिंदी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो वहां पे द्रविड़ियन लैंग्वेज बोली जाती थी, और उन लोगों को ऐसे लगा कि अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा तो सारा काम हिंदी में होगा, और ये काम हमें तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो हम पे हिंदी की जबरदस्ती इंपोजिशन की जा रही है बाय नॉर्थ इंडियन स्टेट। तो ये चीज उनको अच्छी नहीं लगी, और इसके चलते काफी प्रोटेस्ट हमें साउथ इंडिया में देखने को मिले। एक पोटी श्रीरामालू एक पॉलिटिकल लीडर थे जिनकी हंगर स्ट्राइक में डेथ भी हो गई। ठीक है। तो इसके चलते काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसको हम हिंदी इंग्लिश कंट्रोवर्सी इंडिया में बोला जाता है। और फाइनली 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया जाता है, और जिसमें ये बोला जाता है कि इंग्लिश को हम एज ए सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे, हम इंग्लिश को नहीं हटाएंगे अभी। ठीक है। और तब से ये इंग्लिश जो है एज ए सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज अभी तक यूज होती आ रही है। ठीक है। लेकिन फिर स्टेट्स ने बोला कि भाई जो हम स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसका क्या, उसको तो आप कोई रिकॉग्नाइजेशन दे नहीं रहे। ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। तो उनको तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। तो उसके लिए क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल बनाया गया। क्या बनाया गया? 8th शेड्यूल बनाया गया, जिसमें इनिशियली 14 लैंग्वेजेस डाली गई। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इनिशियली 14 स्टेट्स ही बनी थी। तो 14 लैंग्वेजेस डाली गई एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिनको स्टेट्स यूज कर सकती हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यूनियन तो इंग्लिश या हिंदी को यूज करेगी, और स्टेट्स जो है इन 14 में से कोई भी लैंग्वेज को एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकती हैं। इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी? असमीज, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया और तमिल। ये सब इनिशियली डाली गई। उसके बाद 1967 में एक और लैंग्वेज ऐड की गई, सिंधी। कि सिंधी को भी आप एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हो स्टेट में। उसके बाद 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी 8th शेड्यूल में ऐड किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया 2003 में, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डोगरी को ऐड किया गया था। बोडो, मैथिली, डोगरी और संथली को ऐड किया गया एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। तो अभी हमारे पास 8th शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस, और इन लैंग्वेजेस को स्टेट्स जो है यूज कर सकती हैं एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आर्टिकल, एक और आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 348। ये जो आर्टिकल 348 है, ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जितना भी काम है वो सब काम इंग्लिश लैंग्वेज में ही किया जाएगा। तो चाहे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो हमेशा क्या रहेगी? इंग्लिश रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई लॉ ना बना दे। अगर पार्लियामेंट कल को अमेंडमेंट लाता है और ये आर्टिकल 348 को चेंज करता है तो चेंज हो सकता है, लेकिन तब तक जितना भी काम है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो सब काम इंग्लिश में ही किया जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा जितनी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की में जो भी ट्रायल चलते हैं, वो ट्रायल सब इंग्लिश में ही होते हैं। कोई हिंदी में ट्रायल आपने, आप तो यूट्यूब पे उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रायल जो है वो हिंदी में नहीं होता, वो इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद रखोगे आप कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एक और फैक्चुअल चीज जो आपको याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड 2 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है, ये याद रखना। पर इंग्लिश जो है 8th शेड्यूल में नहीं है, ये भी याद रखना। इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, ओके। अब एक और कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज है इंडिया में जो हमने रिकॉग्नाइज की हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो जिनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज, पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए इन लैंग्वेजेस की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि वेन एवर लैंग्वेज डाइज, ए यूनिक वे ऑफ लुकिंग इनटू द वर्ल्ड आल्सो डाइज, ठीक है। तो अगर कोई एक लैंग्वेज खत्म हो जाए तो जो एक यूनिक तरीका है इस दुनिया को देखने का वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं बहुत सी लैंग्वेजेस में जिनका सिमिलर वर्ड आपको दूसरी लैंग्वेज में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उनकी सोसाइटी की ग्रोथ, उनके कल्चर की ग्रोथ की वजह से उन्होंने वो वर्ड इजाद किया है भाई, ठीक है। अब वैसा ही वर्ड दूसरे, अब लैंग्वेज और कुछ नहीं है, ये एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। एक लैंग्वेज में कितने वर्ड्स होंगे, कितना उसमें विविधता होगी, कितनी उसमें डाइवर्सिटी होगी, उस कल्चर की डाइवर्सिटी को बताती है बेसिकली, ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज जितनी ब्रॉड है, इसका मतलब आपका कल्चर भी उतना ही ब्रॉड है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हिंदी में एक वर्ड है या संस्कृत में एक वर्ड है योग, ठीक है। योग एक वर्ड है संस्कृत में, अब इसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, कोई एक्यूरेट ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के माइंड में ये चीज, उन लोगों के दिमाग में ये चीज आई नहीं कि योग होता क्या। तो योग की जो जितनी इलेबोरेट डेफिनेशन आपको संस्कृत में मिलेगी, उसके रिगार्डिंग, उसके सिमिलर वर्ड आपको इंग्लिश में मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो अगर ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, कल को इनमें से कोई लैंग्वेज खत्म हो जाती है तो उस लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं वो भी चले जाएंगे, वो कल्चर पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब इंडिया में ऐसे क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है उन लैंग्वेजेस में जो ये 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करती हैं। कौन कौन से ये क्राइटेरियाज हैं? एक तो हाई एंटीक्विटी हो। हाई एंटीक्विटी का क्या मतलब है? कि भाई जो लैंग्वेज है वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुरानी हो, कम से कम। इससे ज्यादा हो तो और भी अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पुराने एंशिएंट टेक्स्ट हैं वो उस लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। कुछ किताबें एंशिएंट उस लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि ये जो लैंग्वेज है, इसमें जो वर्ड्स हैं, इसमें जो वो वर्ड्स हैं वो कहीं से आपने बोरो नहीं किए हुए हैं, वो ओरिजिनल वर्ड्स हैं इसी लैंग्वेज के। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि ये जो लैंग्वेज है इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न लैंग्वेजेस। जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनसे ये लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। तो ऐसे जब ये चारों क्राइटेरिया कोई भी लैंग्वेज फुलफिल करेगी तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देंगे। और जिस भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है उस लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार है वो अतः प्रयास करती है, बहुत सारा काम जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे देश में अभी एट प्रेजेंट 11
क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 6 ही क्लासिकल लैंग्वेजेस थी 2024 से पहले, बट 2024 में जो है 5 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, अब टोटल 11 लैंग्वेजेस हो गई हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमीज। रिसेंटली 2024 में ही इनको ऐड किया गया है एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड करने का फायदा क्या होगा, उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी, सरकार उसके लिए काम करेगी फिर उसको प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, उसके स्पीकर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, जो उसमें किताबें लिखेंगे उन लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, तो ऐसे कुछ काम किए जाएंगे जिससे ये लैंग्वेज बची रहे। ठीक है, तो लैंग्वेज में आई गेस इतना ही है। एक क्वेश्चन आपको इधर से आएगा, तो ये सफिशिएंट है, इतना सा आप लैंग्वेज को कवर करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन जो है मुझे लगता है वो हो ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलो जी, थैंक यू।